नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस व्याख्यान सीरीज में हम लोग जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। जेरोम ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत को जीन पियाजे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का गहन अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो विकासात्मक मनोविज्ञान में रुचि रखते थे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब करें ताकि अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। आइए हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जैसा कि हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत में इन सभी बातों को पढ़ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। उसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों पढ़े। आइए एक बार देखें हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है या संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का अर्थ उन आंतरिक मानसिक क्रियाओं तथा उत्पादों से है जिनसे ज्ञान का निर्माण होता है। यानी कि संज्ञान क्या है? आंतरिक मानसिक क्रिया। आंतरिक मानसिक क्रिया अर्थात आपका स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान, तर्क, बुद्धि, ये सारी आंतरिक मानसिक क्रियाएं हैं जो वातावरण से प्राप्त उद्दीपकों के साथ प्रोसेसिंग करती हैं, जिसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहा जाता है। और यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म देती हैं, या जिसे आप ज्ञान के निर्माण कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसी क्रम में जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के विकल्प के रूप में सामने आया। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया का एक विस्तृत अध्ययन किया और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प अपने सिद्धांत को प्रस्तुत। ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान दिया। पहला यह कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार से व्यक्त करता है, और दूसरा कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक क्षमता परिपक्वता प्रशिक्षण की श्रृंखला के माध्यम से विकसित होती है। यानी कि ब्रूनर मानते हैं कि जो भी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं विकसित होती हैं या बनती हैं, वह बौद्धिक क्षमता परिपक्वता और प्रशिक्षण की श्रृंखला के माध्यम से विकसित होती है, जो निरंतर होती है। यानी कि उसमें कहीं ब्रेक नहीं होता है। इसे ब्रूनर ने स्पाइरल करिकुलम कहा। स्पाइरल करिकुलम, जैसा कि आप स्पाइरल शब्द को समझते होंगे कि आजकल जो स्पाइरल कॉपी मिलती हैं, स्पाइरल में आप देखते होंगे वो रिंग बना रहता है जो शुरू से लेकर निरंतर तक अंत तक बना रहता है। आप कहीं भी उसको छेड़ेंगे तो वो शुरू से अंत तक उसमें हलचल होगी। इस प्रकार जेरोम ब्रूनर ने एक और कॉन्सेप्ट को सुझाया, स्कैफोल्डिंग। यानी कि बालक अपने अनुभव के साथ अपने संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन करता है। कहीं अगर कोई समस्या आती है तो अगर उसे थोड़ी सी मदद दी जाती है तो उसे अधिगम में अचानक उछाल आता है, अचानक परिवर्तन आता है। इसी को स्कैफोल्डिंग नाम दिया। ब्रूनर का एक कथन बहुत ही मशहूर है, बालक नग्न बंदर के बल की संस्कृत युक्त होता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को जेरोम ब्रूनर समाज और संस्कृति के साथ देखना चाहते हैं। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे की तरह कुछ अवस्थाओं में बांटकर, कुछ स्टेज में बांटकर अध्ययन करने का सुझाव दिया था। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो उसकी अनुभूतियां होती हैं, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उनको वह 3 तरीकों से व्यक्त करता है। आपको ध्यान देना होगा कि जीन पियाजे इस अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा, जबकि जेरोम ब्रूनर मात्र 3 भागों में बांटते हैं। ये पहली अवस्था जो है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां पर सक्रियता अवस्था किसे कहते हैं, जहां पर सिर्फ सेंसेशन और एक्शन के आधार पर बालक अपने वातावरण के साथ विभिन्न तरह की क्रियाओं को करता है और उसी के अनुसार उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। दूसरा जो इन्होंने अवस्था बताया, आइकॉनिक यानी कि प्रतिमा अवस्था या दृश्य अवस्था। बालक और बड़ा होता है तो वह प्रतिमाओं के साथ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। विभिन्न प्रतिमाओं को देखकर उनके गुणों के आधार पर एक नए कॉन्सेप्ट, ये संज्ञानात्मक विकास हो। जो इन्होंने अंतिम अवस्था बताया, प्रतीकात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, जो कि सबसे उच्च स्टेज माना जाता है, जिसमें इन्होंने अमूर्त चिंतन की बात की। साथ ही साथ इसे चिन्ह अवस्था भी कहा जाता है। बालक यहाँ पे प्लस माइनस जोड़ घटाना या अन्य ऐसे चिन्हों या प्रतीकों को एब्स्ट्रैक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से
समझने लगता है और उसके अनुसार क्रियाएं करने लगता है। आइए इन अवस्थाओं को पृथक पृथक अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि इनएक्टिव स्टेज लर्निंग थ्रू मूवमेंट एक्शन, यानी कि जो लर्निंग थ्रू मूवमेंट है और एक्शन, यानी इनएक्टिव क्या होता है? इनएक्टिव ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा कामक अवस्थाओं द्वारा सीखता है या अपने एक्शन द्वारा सीखता है। बालक जब छोटा होता है तो विभिन्न तरह से क्रियाएं करता है और उन क्रियाओं के साथ वातावरण से इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्ट के दौरान जिस तरह के परिणाम आते हैं उस परिणाम के अनुसार ही वह उनकी अनुभूतियों में वृद्धि होती जाती है और उन अनुभूतियों से ही नए संज्ञानात्मक संप्रत्यय का विकास होता है। इन्होंने सबसे पहली अवस्था इनएक्टिव स्टेज में कहा बच्चे खेलते हैं, चीजों से, किताबों से, प्ले विद बुक यानी कि किताबों के साथ खेलते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं, जिससे संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई आइकोनिक, जो कि एक सिंबॉलिक अवस्था है, एक चिन्ह अवस्था है, जिसमें लर्निंग थ्रॉट इमेज, इसमें इमेज और आइकॉन के द्वारा सीखना होता है। इसमें लुक एट पिक्चर, यानी कि अब वह अवस्था में जो पिक्चर्स हैं, जो चित्र हैं, उन चित्र के विभिन्न विशेषताओं को समझ पाता है और विशेषताओं के अनुसार ही संज्ञानात्मक विकास में परिवर्तन लाता है। अंतिम इन्होंने स्टेज बताया सिंबॉलिक स्टेज, जो कि उच्च अप्रत्यक्ष योग्यताओं के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल, यानी कि यहाँ पर कैसे सीखता है? सीखने की जो प्रक्रिया होती है, संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष सिंबल्स के द्वारा होती है, चिन्हों के द्वारा होती है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न तरह की परिकल्पनाएं डेवलप कर पाता है बच्चा और उसके द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं कर पाता है। आइए कि देखते हैं कि जो सक्रिय अवस्था या इनएक्टिव स्टेज है, इस चरण में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करता है, जिससे संज्ञानात्मक अनुभव प्राप्त जो मोटर गतिविधियों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। यह शारीरिक क्रिया के माध्यम से पहले भी देख चुके हैं। जो सक्रिय अवस्था होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है, वह सेंसेशन यानी कि संवेदिक तथा कामक अवस्था होती है, जो कि जीन पियाजे की प्रथम अवस्था के समान होती है। जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। इस अवस्था में जो विकास डेवलप होता है, संज्ञानात्मक विकास जो बनता है, वह वातावरण के प्रतिक्रिया कर बालक क्या करता है? वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है और कामक क्रिया शरीर द्वारा करता है तथा इसी अवस्था को विधि निर्माण की अवस्था कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बालक विभिन्न तरह की क्रियाएं करता है अपने समाज में, तो वह उसके साथ जिस तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उन प्रभाव से उनके अधिगम में वृद्धि होती है, उसके अनुभव में वृद्धि होती है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। इसी को विधि निर्माण कहते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि विधि निर्माण होता है, इसीलिए इसे विधि निर्माण की अवस्था कहा जाता है। आगे जो सेकंड अवस्था है, प्रतिमा अवस्था या दृश्य आइकॉन अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाओं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, जो चीजों और घटनाओं का प्रतिनिधित्व संवेदी चित्रों या मानसिक चित्रों या अवधारणात्मक अनुभव के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इस स्तर पर जानकारी कल्पना द्वारा प्राप्त की जाती है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को धारणा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस अवस्था में जिन संज्ञानात्मक विकास को देखा जाता है वे हैं भाषा का महत्व। इस अवस्था में जो सबसे अहम बात होती है वो कि यहाँ पर अब भाषा विकास होता है, भाषा को पर्याप्त महत्ता दी जाती है, जबकि प्रथम स्टेज में भाषाहीन विकास, संज्ञानात्मक विकास होता है। अब जब भाषा का विकास होता है तो संप्रत्यय में दृढ़ता आती है, संप्रत्यय निर्माण होता है। इसी अवस्था में चमक और ध्वनि की ओर आकर्षण पाया जाता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चे इस अवस्था में ऐसे खिलौनों को पसंद करते हैं जिसमें लाइटें जलती रहती हैं या जिसमें आवाज आती रहती है। तो आप देखेंगे कि बच्चे इन खिलौनों को साथ ज्यादा आकर्षित होते हैं और ज्यादा उनके साथ खेलते हैं। साथ ही इस अवस्था में चित्र के साथ अधिगम होता है। चित्र के साथ का अधिगम का तात्पर्य यह है, आप बहुत ही आसानी से उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि बच्चों को जब भाषा विकास सिखाया जाता है या उनके लैंग्वेज को सिखाया जाता है, अगर आपको सिखाना है क से कबूतर, तो आपको उसके साथ कबूतर का चित्र दिखाना होता है
और उस पर उंगली रख के कहा जाता है कर, या एप्पल का चित्र दिखाया जाता है, एप्पल की प्रतिमा दिखाई जाती है और प्रतिमा के साथ कहा जाता है ए फॉर एप्पल। तो इस प्रकार उस चित्र के साथ इस भाषा का एसोसिएशन होता है, संबंध विकसित होता है, जिसके आधार पर एक दृढ़ अधिगम का निर्माण होता है, जिसे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की। आइए हम इनके तीसरे और अंतिम स्टेज की बात करें, जिसे सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों, भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। आइए अब आप देखेंगे, चूंकि यह सबसे उच्च और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज होती है, तो अब क्या है, बालक अपनी जो अनुभूतियां हैं, जो अपने एक्सपीरियंस हैं, उसको स्वयं अपनी भाषा के आधार पर व्यक्त करने की क्षमता विकसित कर लेता है, यानी अपनी अनुभूतियों को बता सकता है या एक नए क्रिएशन कर सकता है, मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने को योग्यता का विकास हो जाता है। इस चरण के दौरान संज्ञानात्मक अनुभव प्राप्त होते हैं और प्रतीकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाता है। बच्चा प्रतीकात्मक गतिविधियों में संलग्न है, जैसे भाषा और गणित। यहाँ क्रियाओं और चित्रों का शब्दों में अनुवाद किया जाता है। प्रतीकात्मक चरण कंपैटिबिलिटी की अनुमति देता है, यानी कि एक तरह की परिवर्तन की या विकास की अनुमति देता है, जिससे बालक में जिन तरह के विकासों को देखा जाता है, इस तरह के परिवर्तन या संज्ञानात्मक डेवलपमेंट को देखा जाता है, उसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था है। यानी कि अब बच्चा चीजों को सामने न रहते हुए भी उसके बारे में चिंतन करने की क्षमता विकसित कर चुका होता है, अपने अनुभवों के द्वारा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा। दूसरा जो विकास होता है, अनुभवों की शाब्दिक अभिव्यक्ति। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि अब इस स्टेज में आने के बाद बालक में विभिन्न तरह के अनुभवों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। चिन्हों द्वारा चिंतन, यानी कि विभिन्न तरह के सूत्र, गणितीय चिन्ह या अन्य बहुत सारे सिंबल्स के आधार पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना आसानी से समझ जाता है। और जो अन्य विकास होता है, उसमें अनुभवों का मौलिक अभिव्यक्ति होती है। मौलिक यानी कि नए विचारों को लाने में बालक सक्षम हो जाता है। आइए इन सभी स्टेज या जेरोम ब्रूनर द्वारा दिए गए विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया और कक्षा शिक्षण का गहन अध्ययन करने के बाद जो मुख्य तथ्य सामने लाए, वो क्या है, जिसका अधिगम में या एक शिक्षक के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समझा जा सके, उसी के अनुसार उसे शिक्षण प्रक्रिया प्रदान की जा सके, ताकि अधिक से अधिक व्यवहार परिवर्तन उसमें देखने। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अंतर्दर्शी चिंतन अधिक उपयोगी है। अंतर्दर्शी चिंतन यानी कि ऐसे चिंतन जो उनकी अनुभूतियों के साथ इंटरेक्ट होकर एक नए, यानी कि उनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, उसी को अंतर्दर्शी चिंतन कहा जाता है, जिससे एक नए मौलिक विचार की अभिव्यक्ति होती है। हर विषय की संरचना होती है, उसके मूल संप्रत्यय, नियम और विधियां होती हैं, जिसको सीखे बिना विषय का ज्ञान संभव नहीं। जो ज्ञान स्वयं खोज द्वारा प्राप्त होता है, वही उसके लिए सार्थक और टिकाऊ होता है। जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि बालक जो ज्ञान या जो अधिगम स्वयं अपनी खोज द्वारा या अपने रिसर्च द्वारा या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग द्वारा सीखता है, वह अत्यंत सार्थक और टिकाऊ अस्थायी होता है। ब्रूनर के अनुसार जो कुछ पढ़ाया सिखाया जाए, उसका व्यक्ति व समाज दोनों से संबंध हो। इस प्रकार ब्रूनर ने दो प्रकार की संबद्धता पर बल दिया, व्यक्तिगत संबद्धता तथा सामाजिक संबद्धता। जैसा कि आपने इनका एक वक्तव्य पढ़ा होगा कि बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है,
यह संस्कृत युक्ति होता है, यानी कि यह संस्कृत में पला बड़ा होता है और संस्कृत की रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य आदि के साथ इसका एक निश्चित सामाजिकरण होता है, इसी के अनुसार ही व्यवहार करता है। तो उन्होंने इन दो प्रकार के क्रियाओं को होना उचित समझा है, जिसमें व्यक्तिगत संबद्धता और सामाजिक संबद्धता, यानी कि उसके व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ सामाजिक अनुभवों की भी पर्याप्त महत्ता दी जाती है संज्ञानात्मक विकास में। ब्रूनर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को सिखाने के लिए तत्पर किया जाता है। सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में ऐसी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जिससे बालक सक्रिय रूप से सीखे। आइए हम लोग अब जीरोम ब्रूनर तथा जीन पियाजे के सिद्धांतों की तुलना करें और इसे और भी स्पष्ट करें कि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे, जबकि जेरोम ब्रूनर ने विकास की मात्र 3 अवस्थाओं में ही अपने संज्ञानात्मक विकास को विकसित किया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में वातावरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं, जबकि जेरोम ब्रूनर शिक्षा अथवा अधिगम को पर्याप्त महत्ता देते हैं। वहीं हम बात करें तो जेरोम ब्रूनर ने अपने समस्त संज्ञानात्मक विकास को एक निश्चित कालानुक्रम में सुव्यवस्थित किया है, जिसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आप कह सकते हैं, जो क्रमशः 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से आगे की एक निश्चित कालानुक्रम में बढ़ती है, जबकि जेरोम ब्रूनर ऐसे किसी कालानुक्रम की बात नहीं करते हैं। फिर भी इनके जो तीनों स्टेज हैं उसमें भी कुछ ऐसे कहीं कहीं कालानुक्रम की चर्चा मिलती है, परंतु इन्होंने जो अध्ययन किया था, चूंकि जीन पियाजे वातावरण की अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जबकि जेरोम ब्रूनर शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता की अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक जीव विज्ञान शास्त्री थे, जबकि जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जीव विज्ञान शास्त्री और जेरोम ब्रूनर विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे अपने बच्चों का क्रमिक अध्ययन किए थे, जबकि जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले प्रौढ़ों का अध्ययन किया, फिर स्कूली बच्चों का और फिर अंत में इन छोटे बच्चों के अध्ययन के बाद उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। आइए अब हम इन सभी बातों को, सिद्धांत के सभी संप्रतियों को समझने के पश्चात हम देखते हैं कि जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करने पर बल देता है। दूसरी विशेषता की बात करें, विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता से, सरलता से सीख सके। इनकी जो जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत की जो अगली विशेषता देखने को मिलती है, इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जाती है ऐसे अनुक्रम या बारंबारता से प्रस्तुत की जाए जिससे बच्चे तार्किक रूप से वह अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीख सके। यह सिद्धांत देखने में पुनर्बलन, पुरस्कार, दंड आदि पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अत्यंत ही रोचक ढंग से जीन पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने अधिगम के क्षेत्र में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट रूप से शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में उसे बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा इसे शेयर करिए। आगे हम किसी अन्य कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए
आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।